नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। इससे पहले कि हम वेरिएबल फोर्स से वर्क कैलकुलेट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू डिस्क्राइब अबाउट द वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स आपके पास ऐसी फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड वेरी करे, या आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ना रहे। इसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने के लिए हम चंद एक एग्जांपल यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, अगर एक कर्व पाथ है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पाथ है, इस पर आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो हर पॉइंट पर आपके पास फोर्स क्या होगी, डिफरेंट। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं तो वर्क आपके पास क्या होगा, ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। दूसरी एग्जांपल आपके पास आती है वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। या स्प्रिंग पर अगर आप फोर्स लगाते हैं लाइक दिस वन, तो जितना आप स्प्रिंग को ज्यादा स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे उतनी ही आपको फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। तो ये चंद एक मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए हैं जिसमें फोर्स आपके पास क्या हो सकती है, वेरिएबल। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फील्ड। फॉर एग्जांपल एक मैस है, इसको आप अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है दैट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ एफ इनवर्सली टू आर स्क्वायर 1/r²। तो जो जो आपके पास डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स कम होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पर ये चंद एक मैंने एग्जांपल दी है। तो वन बाय वन हम इनमें वर्क कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में हम वर्क डन अलोंग द कर्व पाथ, दूसरी में हम फिर वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, और तीसरे में वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड। वन बाय वन हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्क्राइब द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशनल केस। तो फर्ज करें हमारे पास एक कर्व पाथ है लाइक दिस वन, इसकी इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं एक्स आई लाइक दिस वन, और फाइनल पोजीशन हम ले लेते हैं एक्स एफ लाइक दिस वन। यानी हमने एक्स आई से एक्स एफ तक बॉडी को डिस्प्लेस करना है अंडर द फोर्स। अब हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है जिसके जरिए हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट कर सके। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। यानी कांस्टेंट फोर्स में ये था कि हमारे पास एक रिलेशन मौजूद है W इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एक्स एफ डॉट डी। हमने पिछले सेक्शन में जब पढ़ा था W इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्क्राइब करना जरूरी है कि इसको अगर हम ग्राफिकल देखें तो यहाँ पर ये हॉरिजेंटल आपके पास फॉर्म में बनती है। यानी अगर ये एक्सिस है कांस्टेंट फोर्स एफ कॉस थीटा बनेगा, और यहाँ पर आपके पास क्या डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द रेक्टेंगल। इसका मतलब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी मौजूद है और ग्राफिकल एक्सप्रेशन भी मौजूद है, जिसमें हम जानते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके छोटे छोटे पाथ बना लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के, और ये कंसीडर करते हैं कि हर एक पाथ में जो फोर्स है दैट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसको अगर ये डेल्टा x1 है तो फोर्स का नाम रख देंगे F1। अगर डिस्प्लेसमेंट x2 है तो फोर्स का नाम रख देंगे F2। इसी तरह से F3 F4 एंड सो ऑन। तो हम सबसे पहले ये इमेजिन कर रहे हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 में जो फोर्स लग रही है वो स्मॉल इंटरवल के लिए दैट इज इमेजिन एज अ कांस्टेंट फोर्स। उसका फायदा ये होगा कि आप सबसे पहले इस पोर्शन का वर्क निकालेंगे, ठीक है, लाइक दिस वन। यहाँ पर हम थोड़ी सी इस डायग्राम से अंडरस्टैंड करने के बाद देखते हैं। अगर आप फर्स्ट एलिमेंट का वर्क निकालना चाहते हैं तो डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा मीन वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो स्मॉल इसलिए ले रहे हैं कि हमने उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड किए, बन जाएगा F1 डेल्टा x1 या डेल्टा एक्स। इसी तरह से सेकंड रेक्टेंगल के लिए बन जाएगा F2 डेल्टा x2, F3 डेल्टा x3 एंड सो ऑन F एंड डेल्टा xn। तो जब आप टोटल वर्क निकालते हैं तमाम एलिमेंट के वर्क को ऐड कर देंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी आपके पास स्मॉल एलिमेंट थे डेल्टा एक्स के, उन तमाम के वर्क को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे
तो आपके पास ये टोटल वर्क आएगा डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 डेल्टा W3 से सो और डेल्टा WN। इन तमाम की वैल्यूज मौजूद है। ये डेल्टा W1 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, डेल्टा W2 की इसमें आ जाएगी और डेल्टा WN की इसमें आ जाएगी। ये तमाम वैल्यूज आप पुट करेंगे, उसके बाद आप ऐड करेंगे डेल्टा X1 प्लस F2 डेल्टा X2 F3 डेल्टा X3 एंड FN डेल्टा XN। तमाम वैल्यूज को आप इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसमें देखें डेल्टा एक्स कॉमन है क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट इक्वल लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये F1 प्लस F2 प्लस F3 FN डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब ये आपके पास एक सीरीज बन गई सब की। तो दिस इज इक्वल टू समेशन, दिस इज द इनिशियल वैल्यू 1, I इज इक्वल टू 1 एंड फाइनल वैल्यू इज n। और ये क्या बन जाएगा, FN इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर इसको अगर हम रेक्टेंगल से देखें या एरिया ऑफ रेक्टेंगल से देखें तो ये आपके पास वो कर्व पाथ था जो आपने लिया। इसमें आप देखें सबसे पहले ये डेल्टा X1 या डेल्टा XI और ये डेल्टा XF। तो ये आपके पास एरिया, ये तमाम रेक्टेंगल बन रही है बेसिकली, वो जो डेल्टा X1 आप ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये 100% रेक्टेंगल नहीं बन रही, दिस वन। तो दिस इज द एरर। ये जो मैं आपको शेड करके दिखा रहा हूँ, ये दिस वन इज एरर एंड दिस वन इज द एरर। इसके 100% रेक्टेंगल होने के लिए यहाँ पर किसी हद तक 100% रेक्टेंगल बन जाएगी सेंटर में, लेकिन यहाँ पर जाकर फिर थोड़ा सा एरर आएगा। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 100% फोर्स जो है वो आपके पास कांस्टेंट नहीं है। तो ये फोर्स तब कांस्टेंट होती है अगर ये रेक्टेंगल आपके पास सारी 100% इक्वल बनती। तो उसका तरीकाकार ये है कि हम इस पाथ को फर्दर छोटे छोटे पाथ में डिवाइड कर लेते हैं। इतने छोटे छोटे पाथ में डिवाइड कर लेते हैं कि हम क्या देते हैं कि n अप्रोच टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिट पाथ में कर लेते हैं। जब इन्फिनिट पाथ में आप करेंगे इसका मतलब है डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल सच दैट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी इसमें हम क्या लगा देंगे, लिमिट n अप्रोच टू 0, इनिशियल वैल्यू 1 n की और फाइनल वैल्यू n, f n डेल्टा एक्स n। तो अब आप ये देखें जब भी लिमिट और समेशन इकट्ठा आ जाए दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रल, तो f इंटू डेल्टा एक्स या एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, जिसमें इनिशियल वैल्यू XI या फाइनल वैल्यू क्या है XF। और याद रखिएगा यहाँ पर ये जो वर्क आएगा दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सम ऑफ द एरिया ऑफ द आर रेक्टेंगल्स, क्योंकि समेशन आ रहा है ना, ये देखेंगे। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल F इंटू डेल्टा एक्स, इसमें एक ये आपके पास वर्टिकल पॉइंट पर फोर्स है, हॉरिजॉन्टल पर डिस्प्लेसमेंट है। तो तमाम फोर्सेस और तमाम डिस्प्लेसमेंट दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और अगर यहाँ पर देखें समेशन, तो समेशन मीन एरिया या सम ऑफ एरिया ऑफ द ऑल द रेक्टेंगल्स, ये लाइक दिस वन ये। तो इसमें ये जो इंटीग्रेशन आ रही है इसकी लिमिट जाहिर कर रही है, जिसमें इनिशियल वैल्यू XI है और फाइनल वैल्यू आपके पास क्या है XF। तो इसी को अगर आप 2 डायमेंशन देखें इसी रिलेशन को, तो यहाँ पर हम एफ एक्स इंटू डी एक्स ले रहे हैं या एफ इंटू डी एक्स ले रहे हैं। तो जब आप इसको 2 डायमेंशन केस में लेंगे तो फिर 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल, यानी लाइक दिस वन। हम जानते हैं कि ये हमारे पास आर है, आर का एक कंपोनेंट ये होगा वर्टिकल, ये वाई कंपोनेंट बोलते हैं, और इसको आप क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये जो आपके पास आर है बेसिकली दैट इज इक्वल टू XI प्लस YJ, XI यूनिट वेक्टर प्लस YJ यूनिट वेक्टर लाइक दिस वन। तो ये आप इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं, F डॉट डेल्टा आर या F डी आर कॉस थीटा। तो अब डी आर की जगह आप उसके 2 कंपोनेंट्स भी पुट कर सकते हैं, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, F के भी 2 बन जाएंगे, FXI प्लस FYJ, और R के बन जाएंगे DXI DYJ। अब ये दोनों वैल्यूज आप F की यहाँ पुट कर देंगे, डी आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। हम जानते हैं I डॉट आई दैट इज 1 एंड J डॉट J दैट इज इक्वल टू 1। जब आप I डॉट आई 1 पुट करेंगे, J डॉट J 1 पुट करेंगे, तो सिंपली बन जाएगा, ये देख सकते हैं, FX DX प्लस FY DY। नेक्स्ट स्टेप में आप इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे इसके साथ और इसके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से आप इसमें
3 डायमेंशन अगर करेंगे तो यहाँ पर तीसरा कंपोनेंट ऐड हो जाएगा प्लस एफ जेड एंड डी जेड लाइक दिस वन। ठीक है, फोर्स के भी 3 कंपोनेंट बन जाएंगे। और यहाँ पर ये सॉरी मिस्टेक, दिस इज आर, ये आपके पास आर बन जाएगा, आर के भी 3 कंपोनेंट बन जाएगा। अगेन आई डॉट सॉरी तो लाइक दिस वन आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन एंड के डॉट के दैट इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट टाइम में अभी तीनों के इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन 3 डायमेंशनल केस। तो ये मैंने ग्रीन शेड में आपको दिखा दी। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल थी स्प्रिंग फोर्स। तो अब हम देखेंगे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी हम स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स कॉन्टिन्यूसली ओबे द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमारे पास सिंपली होता है कि एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स। एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स का मतलब ये है कि जो आपके पास स्प्रिंग है, अगर यहाँ से आप इसको स्ट्रेच करते हैं, इसके साथ कोई मैश अटैच कर दें, स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं या इस पर आप फोर्स लगाते हैं, तो जितना ये डिस्प्लेस करेगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस एक्स। तो ये एक्स प्रोपोर्शनल टू एफ होगा, जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगा, ज्यादा, दैट इज सिंपली कॉल्ड हुक्स लॉ। तो हमारा इस टॉपिक ऑब्जेक्टिव है कि कैलकुलेशन ऑफ द वर्क डन इन अ वाइब्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग ओबेइंग द हुक्स लॉ। एक्चुअली दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो हुक्स लॉ में रिस्टोरिंग फोर्स होती है आपके पास एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो उसी तरह से फर्ज करें हमारे पास दो पोजीशन है, एक्स आई से एक्स एफ। एक्स आई इनिशियल पोजीशन है और एक्स एफ डिस्प्लेसमेंट की फाइनल पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट से पहले, लाइक दिस वन। ये देखें, ये एक स्प्रिंग है, ये अनस्ट्रेच फॉर्म में, आपने इसको स्ट्रेच किया, अब इसकी फाइनल पोजीशन बन गई एक्स एफ। तो एक्स आई से एक्स एफ तक दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। इस फोर्स के जरिए आपने वर्क कैलकुलेट करना है। तो हुक्स लॉ की इक्वेशन हम इसमें पुट कर देंगे, एफ की वैल्यू स्टोरिंग फोर्स की माइनस के एक्स। तो आप के, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो लिमिट लगा देंगे एक्स आई से एक्स एफ। तो ये आपने वैल्यूज पुट कर दी, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो ये बन जाएगा एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। अब ये हाफ और के इसमें आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा बाहर, क्योंकि माइनस का साइन है, ये माइनस इस माइनस के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा हाफ एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ एक्स एफ स्क्वायर। तो ये इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्स आई इज लेस देन एक्स एफ, वर्क इज नेगेटिव। और जब आपके पास स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, तो ये कन्वेंशन है बेसिकली पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क की। इसी तरह से अगर आप पार्टिकल को मीन पोजीशन पर ले आते हैं, एक्स जीरो हो जाता है, तो उसकी इनिशियल पोजीशन जीरो और एक्स एफ क्या हो जाएगी, एक्स। तो इससे हम क्या सकते हैं, वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑफ द बॉडी विल बी रिटर्न एज हाफ के एक्स जीरो हो गया इनिशियल, और फाइनल एक्स आ जाएगा, तो ये बचेगा माइनस हाफ के एक्स। याद रखिएगा ये नेगेटिव वर्क जस्ट एक फिजिकल टर्म है, प्रैक्टिकली वर्क नेगेटिव नहीं होता। इस नेगेटिव का मतलब है ये दिस इज द वर्क ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। इसी तरह से अगर आप कहते हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ पार्टिकल फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो से डिस्प्लेसमेंट एक्स तक जाते हैं, तो लिमिट जीरो से एक्स आ जाएगी। एफ की जगह आप के एक्स पुट करेंगे, अगेन इसको आप सॉल्व करेंगे, फिर अपर लिमिट पुट कर देंगे माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपके पास वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगी।